शुरुआत में आज से नहीं, पिछले क्लास में हम लोग तीन चार अलग अलग वर्ड पढ़े थे, याद है कुछ? हाँ, ये इकोनॉमी, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक, पांच अलग अलग वर्ड पढ़े थे। इसी से रिलेटेड आज का क्लास क्या है कि इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या देखे थे? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इकोनॉमी सब्जेक्ट को या इकोनॉमिक्स को पढ़े या उसके बारे में जानकारी रखता है। एक मिनट रुको, गेट कौन खोल दिया भाई? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिस्ट। अब हुआ क्या कि जैसे साइंस में एक नॉलेज बेस है ना, नॉलेज बेस का मतलब कि अलग अलग साइंस के जानकार लोग बहुत सालों से कुछ कुछ चीज लिखते आ रहे हैं, और अगर वो वेरीफाइड हो गया, जैसे मान लो कि हम लोग न्यूटन का 3 लॉ पढ़े, ऐसा कुछ, फिर ग्रेविटी के बारे में पढ़े, ये सब साइंस के जानकार लोग थे, फिर उनके द्वारा लिखे गए चीजों को हम लोग साइंस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्या किए, पढ़े, और आज तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी जो चीज है वो किसी ना किसी इकोनॉमिस्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक, अब इकोनॉमी में, ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में टाइम टाइम पे अलग अलग इकोनॉमिस्ट आते गए। जैसे मान लो 50 साल तक ये इकोनॉमिस्ट का समय रहा, फिर उसके बाद ये समय रहा, फिर इनका समय रहा। उन सब के द्वारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का अलग अलग डिफिनीशन दिया गया, और टिल नाउ अभी तक उनके द्वारा दिए गए सारे डिफिनीशन को लगभग 200-250 साल से इकोनॉमिक्स पूरे विश्व में पढ़ा जा रहा। ठीक, शुरुआत में बताए थे कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट के लिए यूज हुआ था, फिर धीरे धीरे इसका दायरा क्या हो गया, बढ़ गया, और एज ए सब्जेक्ट इसको पढ़ा जाने लगा। अब इस 200-300 साल में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का अलग अलग इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट वर्ड बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के जानकार है उनके द्वारा इकोनॉमिक्स का ना अलग अलग डिफिनीशन दिया गया, उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक, उसी को आज हम लोग को पढ़ना। ठीक, चैप्टर 1 का ये सेकेंड लास्ट टॉपिक। तो सबसे पहला डिफिनीशन एक जो दिया गया, वेल्थ ओरिएंटेड। वेल्थ का मतलब क्या होता है? संपत्ति। ठीक, एसेट्स भी बोल सकते हैं। फिर वेलफेयर ओरिएंटेड, वेलफेयर का मतलब क्या हो जाता है? भलाई। ठीक, स्कार्सिटी पढ़े हुए हम लोग, कमी, और ग्रोथ, विकास। और किनके द्वारा ये सब डिफिनेशन दिया गया है? जैसे मान लो कि ये सभी इकोनॉमिस्ट जो है ना, एक एरिया, ये मतलब एक ईस्वी में पैदा हुए होंगे, मान लो 40 से 50 साल के दौरान यही लोग हुए, तो ये लोग कॉमनली इसी वेल्थ पे क्या किए, एग्री किए कि नहीं, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, वेल्थ। फिर उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट आए उनके द्वारा कि नहीं, इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं, ये है। तो एक का राय दूसरे के द्वारा अपोज किया गया। कुछ ऐसा था जो कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई ऐसा है जो अपोज कर रहा है। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना। सिंपल समझो ना, जैसे हम लोग घर में आस पड़ोस, टोला पड़ोस का लड़ाई देखते हैं। ठीक, वो उसको बात कह रहा है, उसको बात कर रहा है, और हम लोग इसे हाथ मोड़ के एंजॉय करते हैं, बस वही है। ठीक, एक दूसरे को अपोज करेगा, फिर वो उसको कहेगा और हम लोग उसको देखेंगे। पर दिक्कत है कि पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं समझ, इंजॉय वैसे ही करना जैसे उसके लड़ाई को करते हैं इंजॉय। चलो, तो सबसे पहला डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है? ये वेल्थ ओरिएंटेड, और दिया गया है सबसे पहला, एक महत्वपूर्ण नाम है एडम स्मिथ। इस नाम को याद रखना। क्या लिखा है? दिस डिफिनेशन वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। कौन सा डिफिनेशन? वेल्थ वाला। और एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। ठीक, दूसरा, एडम स्मिथ के द्वारा, देखो साल कौन सा है, 1776, 1776 में एक बुक लिखा गया था। क्या? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। और इसी वेल्थ के कारण इसका नाम पड़ा कौन सा डिफिनेशन? वेल्थ। उनके द्वारा क्या लिखा गया कि ही एंड सिमिलर इकोनॉमिस्ट कंसिडर्ड वेल्थ एज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब इनके और इनके साथ साथ जो उस टाइम के इकोनॉमिस्ट थे, उनके राय के हिसाब से इकोनॉमिक्स का सिंपल मीनिंग क्या है? वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ का मतलब संपत्ति क्रिएट करते जाओ, इकोनॉमिक्स हो रहा। ठीक, अब इसके हिसाब से ना, जब इसके बाद के इकोनॉमिस्ट लोग आए तो बोले कि नहीं, इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर चीज है, और इसमें खाली अगर वेल्थ को लेके हम लोग पढ़ेंगे तो पूरे इकोनॉमिक्स को इसका मतलब हम लोग नहीं समझ रहे हैं। इसलिए उनका जो क्रिटिसिज्म हुआ, क्रिटिसिज्म का मतलब समझ में आता है, जो दोस्त कि नहीं 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 तुम गलत बोला, गलत बोला, उसी को यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या? क्रिटिसिज्म के द्वारा।
और उनका क्या क्रिटिसिज्म किया गया कि नहीं, वेल्थ जो है वो इकोनॉमिक्स का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, केवल वेल्थ को ही पूरा इकोनॉमिक्स नहीं माना जा सकता। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? इसीलिए यहां पे क्या लिखा गया है, नैरो मीनिंग ऑफ वेल्थ। नैरो का मतलब सकरा, पतला, छोटा, ऐसा, ठीक। ब्रॉडर का मतलब बड़ा, ठीक। तो नैरो मीनिंग ऑफ वेल्थ का मतलब क्या हो गया कि ये वेल्थ डिफिनीशन जो दिया गया एडम स्मिथ और उनके साथ साथ और भी इकोनॉमिस्ट के द्वारा, बाद के जो इकोनॉमिस्ट आए वो क्या बोले कि नहीं, जो दिए वो सही तो है, पर वो इकोनॉमिक्स का पूरा, जैसे मान लो हम अगर बोल दें कि विराट कोहली ही क्रिकेट है और क्रिकेट का मतलब विराट कोहली, तो कुछ लोगों के लिए तो ये सही हो सकता है, ठीक है, पर हर व्यक्ति क्या इस पे एग्री करेगा? नहीं एग्री करेगा। समझ में आ रहा? तो बस वही लॉजिक इधर, विराट कोहली को मान लो क्या, वेल्थ, और क्रिकेट को मान लो क्या, इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा? तो अगर कोई अगर बोल दे कि विराट कोहली को अगर समझ गए तो पूरा क्रिकेट समझ गए, किसी के हिसाब से तो ये हो सकता है सही हो, ठीक है, ठीक, पर किसी के हिसाब से हो सकता है कि ये अधूरा डिफिनीशन है। क्यों? क्योंकि जो मान लो हमारे पिताजी के टाइम में का जो आदमी होगा बोलेगा विराट कोहली, गावस्कर को देखा है खेलते, बिना हेलमेट लगाए खेलता था, ठीक है, उस टाइम का वेस्ट इंडीज का खतरनाक बॉलर का सामना किया। फिर उनके बाद का कोई जो होगा बोलेगा विराट कोहली, तेंदुलकर को देखा है, स्ट्रेट शॉट अभी भी उसी का माना जाता है पूरे दुनिया में। इसके बाद भी आएगा, अब एक नया प्रिंस आ रहा है शुभमन गिल टाइप का, ठीक है, अब इस एरा में जो नुनू बउआ सब आएगा वो उसको मानेगा। तो बताओ सब एक दूसरे को अपोज करेगा कि नहीं? अब चारों को जो बैठा दे, एगो रूम में बंद कर दे, तो चारों का माथा जो है आधा घंटा के बाद फूटा हुआ मिलेगा, कि चारों एक दूसरे को WWE के रेसलर के तरह उठा उठा के पटकेगा। WWE देखे तुम लोग? हमको इधर पता चला है आज से 1.5 महीना पहले वो झूठे था, झूठ रहता है सब, मतलब कि मैंने प्लान रहता है सिनेमा के तरह कि कौन किसको बजारेगा। बेहुदा रहते हैं, पूरा बचपन हम बर्बाद कर लिए उसके फेरा में, ठीक है। बहुत सारा शॉट उसका चॉक स्लैम या ये अपनी बहन पे भी हम ट्राई करते थे, ठीक है, हम एक भाई एक बहन, तो हम कहाँ जाते, ठीक है, स्कूल में सब ग्रुप में रहता था, पकड़ हमको था कुछ देता, तो एक सिंगल वही था, WWE देख के उठते थे, घर में बगल सोफा उठाए, जोश आ जाता था भाई, ठीक है। जैसे तुम बहुत बड़ा अथी सबका यूट्यूब पे नहीं मोटिवेशनल स्पीकर है, उन सबको अगर रात में सोच लो, मैंने सुन लो, तो लगा कि बस कल से तो दुनिया अपना है, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे में ऐसे करेंगे, ऐसे में ऐसे करो, सुबह उठे बस वही, फिर वही चीज चल रहा है कि सुबह उठे भी 9 बजे, ठीक है। तो बस वही है, कुछ टाइम में ना प्रभाव पड़ जाता है, बस वही। अब हमको दिक्कत है कि 9-10 साल जिस चीज से हम प्रभावित रहे, कल हो कि तुमको जब पता चले कि नहीं झूठे प्रभावित थे, कैसा ठगा हुआ महसूस करोगे तुम बताओ? गजब आदमी है यार। लेकिन ये चीज मीडिया में नहीं आता था, अब है कि मेन इंटरनेट है तो पता चल गया। हम लोग के टाइम तो तुम्हें माता पिता, तुम्हें कौन, टीवी, ओ टीवी, ठीक, जो है यही है। एक सिनेमा चलता था 2 टाइम, एक शुक्रवार को रात में 9 बजे और एक रविवार को शाम में 4 बजे, उसके अलावा कुछ नहीं। और तुम लोग जब मन तब यूट्यूब पे डांस रील देख लेते हो ना, हम लोग के टाइम डांस का केवल एक मीनिंग था, 31 दिसंबर के रात में। समझ में आ रहा? जगे रहना पड़ता था, क्या था आज हीरो हीरोइन लोग नाचेगा, ऐसे नहीं कि अंबानी के ब्याह में आया जयमन तो नचा दिया उसको, उतना ही सब सिंपल नहीं था। अब थोड़ा ही हो गया, अंबानी आओ नाच लो, सब सब नाच रहा है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं अंबानी ने पैसा नहीं देगा, ठीक है। उस टाइम ये सब कुछ नहीं था, गजब। लेकिन बहुत हम मतलब कि अपने सामने दुनिया को बदलते देखें, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ तो बस वापस आ जाते इधर वेल्थ डिफिनीशन पे। तो वेल्थ डिफिनीशन क्या किस चीज पे जोर दिया? वेल्थ क्रिएशन, संपत्ति पे, कि अगर आप संपत्ति जैसे जैसे क्रिएट करते जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स का मेन गोल क्या है, संपत्ति पे फोकस्ड है, उसी को क्रिएट करना। उसके बाद आया वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलफेयर का मतलब लोगों की भलाई। तो वेलफेयर डिफिनीशन जो है दिया गया किसके द्वारा? मार्शल के द्वारा, एल्फ्रेड मार्शल, ये बहुत बेजोर इकोनॉमिक्स, ठीक। इनका भी एक बुक पब्लिश, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा तो है ना कि माइक लेके बैठ गए, सुनो 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 फलना जो है गलत बोला है, हम जो बोल रहे हैं सही। तो उनके द्वारा क्या लिखा जाता था? एक बुक। यूट्यूब तो था ना जो 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिए, अब हो गया, बढ़ रहा है लाइक,
ठीक है, वोट सांग सब शेयर सब्सक्राइब कर रहा है, नहीं वो सब कुछ था ही नहीं। तो जो भी आदमी को कहना होता था, ठीक, वो उनके द्वारा एक पूरा बुक लिखा जाता था। सोचो तुमसे बुक पढ़ा नहीं जा रहा और वो लोग लिख देता था, गजब। हाँ सर, टेंशन भी तो यही, लिखा तब पढ़ रहा, ठीक। तो क्या लिखा उनके द्वारा कि है ये उनके द्वारा जो फोकस किया गया वो किस चीज पे किया गया, मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब लोगों की भलाई, मतलब वेलफेयर जो डिफिनीशन देने वाले ये मार्शल थे, वो क्या बोले कि नहीं, मटेरियल या ये वेल्थ को क्रिएट करके हम क्या करेंगे, पहले धरती पर मनुष्य रहेगा तब ना संपत्ति रहेगा, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, इनके द्वारा जो डिफिनीशन दिया गया उस डिफिनीशन पे जोड़ मनुष्य के भलाई के लिए दिया गया। और इनका एक लाइन था जो हम यहां लिखे न, है क्या लाइन था कि संपत्ति जो है वो मनुष्यों के लिए है, ना कि मनुष्य संपत्ति के लिए बना। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? जैसे बहुत सारा आदमी जो गरीब है, ठीक, मान लो जो गरीब आदमी है, क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, ठीक। पर अगर वेलफेयर के हिसाब से देखे, जो इस वेलफेयर डिफिनीशन के हिसाब से, उसके हिसाब से तो लॉजिक सही बैठता है। लेकिन जो ये वेल्थ डिफिनीशन था उसके हिसाब से क्या, कि नहीं, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, ठीक, उसी को एक अच्छा लिविंग जीने का क्या है, मतलब मौका मिलना चाहिए। उसके बाद तीसरा आ गया हमारे पास क्या, स्कार्सिटी। इसको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जैसे सबसे ऊपर जो था सबसे पुराना था, फिर जैसे जैसे नीचे बढ़ते जा रहे हैं, साल बढ़ते जा रहा। स्कार्सिटी डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कार्सिटी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। स्कार्सिटी का मतलब क्या हो जाता है, वांट्स का ज्यादा होना एज कंपेयर टू हमारे रिसोर्स को। यहां पे तीन चीज लिखे हैं। एक स्केयर, स्केयर का मतलब क्या होता है, स्केयर का मतलब होता है कमी, और मीन्स का मतलब होता है साधन, ठीक। इंड्स का मतलब होता है, यहां पे तुम वांट लिख लो, चाहत, चाहत ना होती कुछ भी ना होता। हाँ 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 हाँ, ठीक। तो पहले ये दो चीज समझो तीन में से। तो इनके द्वारा जो स्कार्सिटी वाले डिफिनीशन देने वाले इकोनॉमिस्ट थे, उनके द्वारा क्या बताया गया कि मनुष्य का जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, और उस वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड, ठीक। इस कारण इकोनॉमी में क्या क्रिएट होता है, स्कार्सिटी, जिसके कारण हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स। तो लास्ट जो तुम लोग को डिफिनीशन इकोनॉमिक्स का बताए थे उसमें यही कारण बताए थे। तो जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन के तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो वो डिफिनीशन तुमको ज्यादा सही लगेगा एज कंपेयर टू 1776 वाला, एडम स्मिथ वाला। समझ में आ रहा? अब चूंकि सबसे पहले वही आए थे, तो उनके द्वारा जो लिखा दिया गया, खुद वो फादर भी बन गए, मदर भी बन गए, सब वही, ठीक है। एक और बड़ा बेजोर चीज देखो न, वो अपने नाम के आगे बेहुदा सब लगाए हुए रहता है, क्या, लॉर्ड, जन्मा लॉर्ड अपने को। मैं कभी कभी इधर तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी इधर दिया है डायलॉग, ये लोग तो पहले से, कभी कभी लगता है अपुनी भगवान, तो लॉर्ड बने तो वही हो रहा है, नामे गाये लगाए हुए, लॉर्ड रॉबिन्स, गुड, नालायक, जन्म के खड़ा हुए हैं, लॉर्ड बनते। हाँ, तो क्या था इधर, तो ये वाला चीज समझ में आया। वांट क्या है, अनलिमिटेड है, और उस वांट्स को पूरा करने के लिए जो साधन है या मीन्स है वो क्या है, लिमिटेड। जैसे मान लो तुम्हारे जेब में 500 रुपया, तुमको टी शर्ट पसंद आएगा 800 का, इसका मतलब चाहत 800 का, साधन कितना का, 500 का, जो डिफरेंस अमाउंट 300 है वो क्या क्रिएट कर दिया, स्कार्सिटी। इसी के कारण क्या पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट जिसका नाम क्या है, इकोनॉमिक। दूसरा चीज, स्कार्सिटी एक और कारण से क्रिएट होता है जिसका नाम है अल्टरनेटिव यूज। अब ये क्या है, इनके द्वारा ना एक और चीज बोला गया कि जिस चीज का अल्टरनेटिव यूज ज्यादा है उसका स्कार्सिटी ज्यादा होता है। जैसे हमारे घर में अगर केरोसिन ऑयल 6 महीना भी नहीं रहे तो कोई विशेष दिक्कत नहीं, लेकिन लाइन अगर 6 घंटा नहीं रहे तो भी दिक्कत है। कारण समझ आ रहा? क्योंकि लाइन का जो है बिजली 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 का जो है अल्टरनेटिव यूज क्या है, बहुत ज्यादा है। मोबाइल सबसे पहले चार्ज करना है, ठीक है, पंखा चलाना है, ठीक, और भी जो काम है, जो भी मोटर वोटर चलाना है, तो बहुत जगह लाइन बिजली का इस्तेमाल होता है। पर केरोसिन ऑयल का क्या, या तो दिया बत्ती जलाओगे या किसी का घर, ठीक, इसी दोनों चीज में यूज हो पाएगा, ठीक है। तो बताओ उसका अल्टरनेटिव यूज एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कम होता है। तो इसीलिए जिस चीज का अल्टरनेटिव यूज ज्यादा है उसका स्कार्सिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे घर में अगर कोई फंक्शन है
तुम्हारा यूज नील, तुमको कोई नहीं, तुमको उठा 5 मिनट में हर कोई आदमी बात कह दिया। पर जो एल्डर मेंबर है, मान लो पिताजी या माताजी, उनका यूज क्या होगा? सब आदमी उन्हीं खोज, पंडित जी आपको नहीं खोज रहे, हलवाई भी उन्हीं को खोज रहा है, कोई उधर से फोन भी आया वो भी उन्हीं को अटेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह फिट बैठ रहे हैं। तुम नालायक हो, तुम कहीं फिट नहीं बैठ रहे हो। समझ में आ रहा था? स्कार्सिटी किसका ज्यादा है? एल्डर्स का। तुम्हारा नील बटे सन्नाटा। समझ में आ रहा? इसका मतलब क्या हो गया कि इनके द्वारा जो डिफिनीशन दिया गया स्कार्सिटी का, वो तब भी क्रिएट हो जाता है जब चीजों का अल्टरनेटिव यूज क्या होता है? ज्यादा। तो क्या हम लास्टली ये बोल सकते हैं कि जिस चीज का अल्टरनेटिव यूज जितना ज्यादा होगा उसका स्कार्सिटी भी उतना ज्यादा होगा? बोलो हाँ या ना। क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा? और इसी पे जोर दिया गया इन इकोनॉमिस्ट लॉर्ड रॉबिन्स के द्वारा। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया, कब? 1932। ये तो कुछ नजदीक वाला लग रहा है 1776 के अपेक्षा। एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, लंबा चौड़ा लिखा हुआ है हमको। अच्छा, इसमें से जो है ना, अगर एग्जाम में आएगा भी ना, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, तुम हर इकोनॉमिस्ट का ना नाम, जो ये ऊपर बना दिए हैं ना ये डिब्बा, बस यही याद करना, और उनके द्वारा लिखे गए उस बुक के टाइटल को याद करना, बस बात खत्म। ठीक? इसको उतना ज्यादा पूछता नहीं, सेपरेट, बस आज पढ़ रहे हैं आज ही पढ़ रहे हैं, इसके ना आगे कोई काम है ना पीछे कोई काम। इनके द्वारा जो कंटेंट लिखा हो बस सब्जेक्ट में पढ़ लेंगे। कौन लिखा ये चारों बापूत में से कंटेंट, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जो लिखे हो भाई किताब में जो दिए हो हम पढ़ लेंगे। अब वो चारों में से कौन लिखा है हमको उससे क्या मतलब। चौथा चौथा डिफिनीशन है ग्रोथ डिफिनीशन। और ये डिफिनीशन सबसे ना बेस्ट डिफिनीशन अभी तक माना जाता है इकोनॉमिक्स का। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ डिफिनीशन ना ऊपर के दोनों इकोनॉमिस्ट के बातों को जोड़कर पढ़ता है। मतलब मार्शल के द्वारा किस चीज का डिफिनीशन दिया गया? वेलफेयर। और रॉबिन्सन या रॉबिन्स के द्वारा किस चीज का दिया गया? स्कार्सिटी। इनके द्वारा इन दोनों को एम्फेसिस किया गया। समझ में आया? तो अगर एग्जाम में पूछे कि बताओ इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन किसके द्वारा दिया गया, तो हम लोग क्या नाम देंगे? पॉल ए सैमुअल्सन। नाम हमसे मत पूछना, हमको भी यही पढ़ाया गया और हम भी यही जानते हैं, और हमको ना शौक हुआ कि हम इसका पूरा नाम जाने। ठीक है, बस हमको इतना हुआ हम रट लिए थे। तुमको भी यही करना, शौक होगा गूगल कर लेना, बात खत्म। ठीक? क्योंकि जो आदमी जिंदा ही नहीं भाई उसके बारे में हम जान क्या करें? इतने नाम हमको लंबा चौड़ा बहुत टेंशन लग रहा। नाम क्या? मार्शल, स्कॉर्पियो, गजब आदमी है यार। नॉर्मल मुकेश सुरेश दिनेश रखो रे, नहीं, अजीब अजीब नाम रखता है, पता नहीं। इसी सब से मतलब अथी हो के आजकल गाड़ी का हमको लगता है नाम। समझ में आ रहा? ये हो गया। बस इसमें इतना ही पढ़ना, इससे आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ना। अब एक आखिरी चीज जो इस पर्टिकुलर चैप्टर 1 में है, उसके बाद ये चैप्टर दम तोड़ देगा। लिखो, अभी 1-2 चैप्टर तक ना तुमको ये सब्जेक्ट जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड नहीं लगेगा। ठीक? फिर उसके बाद ना हर चैप्टर का दूसरे से संबंध शुरू हो जाएगा। अकाउंट्स की तरह ऐसा नहीं है कि ये सब रिलेटेड है। जैसे अभी जो पढ़ रहे हैं, ठीक, वो आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक? जैसे आज जो पढ़े वो अब कभी नहीं पूरे साल में पढ़ेंगे। फिर अभी, लेकिन अभी जो ये डिफरेंस वाला पढ़ रहे हैं ना, ये तुमको 11th-12th दोनों के लिए काम करेगा, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से लिखना। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनकपुर गए देखने के लिए सारी सखियां झपकों से गाने लगी, एक ही बान में तारका राक्षसी।
कहीं वर्ड नहीं समझ में आएगा ना तो पूछ लेना, क्योंकि हो क्या रहा है सॉफ्टवेयर में कुछ तकलीफ के कारण ना चीज अपने आप राउंड हो जा रहा है। देख रहे हो यहाँ ई ई एस, तो कुछ नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। मेरा हैंड राइटिंग का दोस्त तो आपस में बोल बोल के देना ही नहीं। अरे सखियाँ, income earned by XYZ Limited during the year 2024, national income of India in the year 2024। ऊपर है it assumes that macro variable will remain constant, it assumes that micro variable will remain constant। ऊपर है it studies the individual unit of economy, it studies the aggregates of economy। एक ही छप गया, छप गया। चलो देखो, इकोनॉमिक्स का ना सेपरेट ब्रांच मेंशन्ड किया गया। सेपरेट ब्रांच का मतलब 1930 में ना एक, तुम अगर गूगल में या बुक कहीं कभी पढ़ोगे तो एक उसको बोला जाता है ना ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन क्या होता है सुनना ध्यान से। एक वर्ड आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई, मतलब चीजों का दाम बढ़ना। पर एज ए कॉमर्स स्टूडेंट अब अगर तुम इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद अगर इस चीज को बोलोगे तो थोड़ा गलानी महसूस होगा। देखना ध्यान से, हम जो चीज बोल रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। इन्फ्लेशन का मतलब होता है नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से, जो इकोनॉमिक्स नहीं जानता है वो तुमको क्या बोलेगा कि चीजों का प्राइस बढ़ना, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। पर तुम लोग अब इसको थोड़ा स्टाइलिश तरीका से बोलना। इन्फ्लेशन का मतलब नॉर्मल हिसाब से जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है वो सही है, पर जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है उसके हिसाब से इन्फ्लेशन का मतलब होता है मनी का परचेजिंग पावर घटना, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है? तुम सुनते होगे कि बोलते हैं हमारे पिता दादाजी 5 रुपया में हम पूरा मेला देख लेते थे, ठीक। अभी 5 रुपया में जाओ, तुमको गुपचुप का 2 गो देगा वो, उसको क्या बोलते हैं गुपचुप को अंग्रेजी में? वाटर बॉल्स या क्या ना ऐसा। हम एक दिन गए गुपचुप लेने, 2 गो स्टाइलिश लड़की आई स्कूटी पटाख जैसे, जुल्फी ऐसे की, भैया वाटर बॉल्स देना बेहुदान। जानते तो हम थे लेकिन नॉर्मली हम बेगूसराय में सुने नहीं थे। गुपचुप वाला बोलता हाय, हम बोले ठीक है। उसको लगा कि कुछ नहीं होता है कि गुपचुप में ही एगो जिसमें छीट के ऊपर से कुछ प्लेट में जो देता है स्पेशल वाला या कुछ जो भी है, ठीक। उसको लगा इन दोनों कैटेगरी के अलावा तीसरा नाम ही क्या बोल रही है, ठीक है। अब सिंपल समझो, इसमें उस लड़की का थोड़ा मानसिक स्थिति के बारे में तुम समझो। हाँ लड़की है तो समझना तो ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। कारण क्या है सो बताओ हमको। तुम किसी ऐसे गांव में चले जाओ जहां लिटरेसी का लेवल 20% है, तुम बहुत बड़े जानकार हो, मान लो पीएचडी कर रखे हो, उस गांव में भाषण दिए और अंग्रेजी में देख के 20 मिनट चलाए, सब आदमी 10 मिनट हाँ, अंग्रेजी जान रहा तो सही ही बोल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि भारत का ये दुर्भाग्य है कि कोई भी चीज अगर इंग्लिश में लिखा है तो हम लोग उसको 90% सही मानते हैं। तो एक छोटा सा चीज होता है, सुनना बहुत ध्यान से, भारत का इस व्यवस्था को समझो। तुम अगर हम देखे 4-5 दिन पहले ना मेरी एक मतलब बहन की बेटी को क्या कहेंगे जो भी कहेंगे, ठीक, हाँ, उसके बुक में ना एक फोटो बना हुआ है, एक आदमी है टाई बेल्ट कोट पहना एकदम सूट बूट, एगो हाथ में ब्रीफ केस लिए हुए, उसके नीचे एक वर्ड लिखा है जेंटलमैन, ठीक। अब हमको एक बात बताओ, पिक्चर जो है ना वो बहुत दिन तक याद रहता है। अगर मान लो ये किताब गांव के किसी बच्चे के हाथ में पड़ गया तो धोती कुर्ता पहने हुए अपने पिता को कभी जेंटलमैन मानेगा नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से तो जेंटलमैन का डिफिनेशन वो है कि जो आदमी सूट बूट में ब्रीफकेस लेके टहल रहा है। बोलो हाँ या ना? जबकि जेंटलमैन का परिभाषा क्या उससे तय होता है?
बहुत ऐसा आदमी जो सूट बूट कर पहना हुआ है, वो धोती कुर्ता वाले से ज्यादा नीच काम करके बैठा हुआ है कि नहीं। पर समझो कि इंग्लिश का क्या दुर्भाग्य है कि लिख दिया जेंटलमैन, अब माइंड में चल चीज बन गया कि जो अब कहीं भी वो बच्चा देखो, आज से 10 साल के बाद भी किसी बड़े शहर में किसी आदमी को सूट बूट में देखेगा, तो जैसे ही उसको देखेगा बुझेगा ओ यही सब है जेंटलमैन, जो कि हमको अपने गांव में कभी नसीब देखने को नहीं हुआ। समझ में आ रहा है, इंग्लिश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पर जो चीज हमको क्या कहते हैं मजबूरी में अपनाना पड़ा ना, उसके साथ ये सब दिक्कत होता है। हाँ, तो हम थे कहाँ, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल आदमी के हिसाब से तो चीजों का दाम महंगा हो जाना। जैसे मान लो अभी आलू 20 रुपए किलो मिल रहा है, अगर वही आलू 25 रुपए किलो हो गया तो महंगाई हो गया, इन्फ्लेशन। सही है, पर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 20 रुपया पहले हमको 1 किलो आलू देता था, अगर वही अब 20 रुपया दे अभी एट प्रेजेंट, तो हमको अब एक किलो आलू से कम आलू हो सकता है 800 ग्राम आलू ही मिले। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो मनी जो कि हमको 1 किलो आलू फेच करके देता था, वो अब कितना आलू खरीदने के काबिल है, 800 ग्राम। तो बताओ, मेरा जो 20 रुपया मनी था उसका परचेजिंग पावर ही ना घटा। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। इसलिए तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने के कारण अब आज के बाद कभी इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं बोलना। अच्छा, बोल दोगे तो गलत नहीं है, ठीक, पर इन्फ्लेशन का लॉजिकली जो डिफिनीशन एज पर बुक्स में लिखा है, ठीक, हो सकता है 12th के लेवल तक तुमको ये प्राइस वाला ही मिले, पर जब तुम कभी कोई अच्छे राइटर का बुक्स पढ़ोगे तो उसमें तुमको हमेशा इन्फ्लेशन का कभी डिफिनीशन ऐसे नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा। इन्फ्लेशन का सिंपल मीनिंग होता है जो मनी का परचेजिंग पावर है, अगर उसके वैल्यू में कोई डिक्रीज हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। मेरा एक दोस्त, हम उसको बोले जान रहा है बड़ा टेंशन, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, एक बार नहीं 106 या कुछ ऐसे हो गया था, 100 से अचानक। बोले कि देखो पहले 100 था 106। बोला हमको क्या टेंशन, मेरे लिए सब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पहले भी 100 का बढ़ाते थे, अब भी 100 का बढ़ाएंगे। मीनिंग समझ रहे हो। वो बैल क्या चीज इग्नोर कर दिया कि बैल पहले 100 में तुमको हो सकता है 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा हो, अब उसी 100 में हो सकता है 900 ग्राम ही पेट्रोल तुमको मिले। तो बताओ, यहां मनी का परचेजिंग पावर ही ना घटा, क्योंकि वही सेम अमाउंट देने से इन रिटर्न हमको कम अमाउंट मिल रहा। समझ में आया। अब जब यही इन्फ्लेशन ना बहुत लंबे समय तक रहता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। समझ में आया, ठीक, इसको बोला जाता है मंदी। और 1929 के आसपास हुआ क्या था कि कंटिन्यूअसली 9-10 साल तक एक पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आया था, इसीलिए उसको बोलते हैं, लगभग 1945 तक कंटिन्यू रहा था। उसको हम लोग बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। 1929 या 30 से शुरू हुआ था, 29-30 यही है, तो लगभग 10-15 साल रहा था। उससे पहले ना इकोनॉमिक्स का ये दोनों ब्रांच नहीं था। मतलब इकोनॉमिक्स मतलब खाली इकोनॉमिक्स, नो माइक्रो नो मैक्रो, ठीक। और उससे पहले ये माना जाता था कि कोई भी चीज खुद ब खुद ठीक हो जाता है। जैसे हम तुमको एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो इस रोड में 10 बजे के बाद अचानक जाम लग जाए, ठीक, तो एक अवस्था में एक आदमी क्या सोचता है, जाम लग गया, ठीक है, तो अपने आप सब आदमी लोग अपना आपसी सामंजस्य है, तुम इधर रुको, तुम रुको, तुम इधर, हाँ चलो तुम बढ़ो, ऐसे करके ठीक हो जाएगा। 1929 से पहले इकोनॉमिक्स यही माना जाता था। पर जब 1929 के बाद ये जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो 45-46 के बाद ये माना गया कि नहीं, किसी भी इकोनॉमी में केवल अपने आप इकोनॉमी का हर चीज ठीक नहीं हो जाता है, उसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है उस चीज को ठीक करने में। और इसके कारण इकोनॉमिक्स में दो ब्रांच बन गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो और दूसरे को मैक्रो। अब क्या है, 1929 से पहले माइक्रो मैक्रो नहीं था, खाली इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा। तो अगर कोई पूछे कि बताओ माइक्रो मैक्रो के बीच में डिवीजन कब हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन आया उसके बाद, या डिप्रेशन के बाद ब्रांच बना क्या, माइक्रो और मैक्रो का। क्या बोल रहे हैं, समझ में आया। अब ये माइक्रो मैक्रो क्या है, बड़ा मजेदार चीज। इसको समझने के लिए ना यहां माइक्रो का आई और मैक्रो का ए ध्यान देना। आई का मतलब यहां होता है इंडिविजुअल, और ए का मतलब यहां होता है एग्रीगेट। ऐसे ये लॉजिकली नहीं सही, हम केवल याद करने के लिए तुमको हम बोल रहे हैं। आई का मतलब इंडिविजुअल रखना और ए का मतलब एग्रीगेट। अब इसका क्या मीनिंग होता है कि जब भी हम किसी इकोनॉमी में किसी सिंगल इंडिविजुअल के बारे में पढ़ें तो वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स,
और पूरे इकोनॉमी को एज ए होल पढ़े तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब बड़ा भाई कौन है, मैक्रो, और उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट है वो क्या है, माइक्रो। जैसे क्लास अभी जो चल रहा है उसमें हम किसी स्टूडेंट को खड़ा करके पूछे कि बताओ क्लास ये 9th में, क्योंकि 10th का तो अभी आया नहीं, क्लास 9th में तुमको कितना परसेंट आया, तो हम किसी एक सिंगल के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा माइक्रो। इन होल पूरे क्लास का अगर एवरेज निकाले तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो। अब एक एग्जांपल है क्या, कि एक XYZ लिमिटेड है, वो 2024 में कितना प्रॉफिट अर्न किया, ये हो जाएगा माइक्रो। और पूरे देश का इनकम 2024 में कितना है, ये हो जाएगा मैक्रो। जैसे हम एक और एग्जांपल देते हैं, मान लो कि हम ये पेन यूज कर रहे हैं, मान लो लिंक कंपनी का ये पेन है, ठीक। तो क्या लगता है भारत में खाली लिंक कंपनी ही पेन बनाता है कि और भी बनाता? तो अगर हम एक साल में खाली लिंक कंपनी का सेल पूछें तो पूरे पेन इंडस्ट्री का एक छोटा सा प्लेयर है लिंक कंपनी। तो अगर केवल लिंक कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं तो ये हो जाएगा माइक्रो। पर अगर हम ये पूछें कि पूरे एक साल में पेन इंडस्ट्री कितना अमाउंट ऑफ पेन या कितना यूनिट्स ऑफ पेन सेल किया, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्रो। कुछ भी नहीं समझ में आता है, समझ में आ रहा? पूरा ब्रॉडर सेगमेंट, विराट रूप। महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण भगवान विराट रूप दिखाए थे, बस वही चीज है, समझ में? तो विराट रूप को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो। छोटा सा स्वरूप को क्या बोलेंगे? अच्छा, रूप और स्वरूप में क्या अंतर है? होमवर्क, रूप और स्वरूप, ठीक। तो ये लाइन घर में डिस्कशन, तुम लोग को रोज ऐसा ऐसा में का काम दे देंगे, ठीक है। माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल यूनिट पढ़ते हैं, मैक्रो में एग्रीगेट। अच्छा, माइक्रो पढ़ने के दौरान मैक्रो को कांस्टेंट मानते हैं और मैक्रो पढ़ने के दौरान माइक्रो। देख रहा है, स्मार्ट पॉइंट, ठीक। एग्जाम आ गया, डिफिनेशन पक्का आएगा एग्जाम में। अगर तुम्हारा स्कूल में एडमिशन के बाद जो भी पहला एग्जाम होगा, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो या स्टैटिस्टिक्स का, सबसे हॉट टॉपिक यही, पहला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, 4 नंबर। तो एक तो याद रहेगा नाम से, और दूसरा रहेगा इसके समय वो कांस्टेंट, उसके समय ये कांस्टेंट, और तीसरा एग्जाम्पल लिख लोगे। बोलो हाँ या ना, समझ में आ जाएगा? चौथा नहीं लिखना, ठीक। तो 3 नंबर का आ जाएगा जैसे, तब 3 ही लिखेंगे। देखो, इसको लिखा जा सकता है, पर इस पॉइंट पर अब चौथा हम कुछ भी लिखेंगे ना तो रटा देंगे, ठीक। हम समझा नहीं पाएंगे इसके पीछे कारण क्या है, कि दूसरा क्लास में तुम लोग कितना इकोनॉमिक्स जानते हो जो हम तुमको समझा पाए। सर हम लोग 8, 9, 10 में पढ़े थे, मेरे पास इकोनॉमिक्स नाम का एक बुक था, जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा स्कैम वही था। वो कभी इकोनॉमिक्स था ही नहीं, क्योंकि देखो ये है मेरे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर एक वर्ड लिखा इंट्रोडक्टरी लिखा, मतलब इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन ही तुम्हारा 11th में हो रहा है। और सेम वही चीज है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर क्या लिखा, इंट्रोडक्टरी। तो तुम 10th में तब कौन पढ़ लिए? जीवन में सबसे बड़ा स्कैम तुम्हारे साथ उधर ही हो रहा है, समझ में आ रहा? मेरा एक भाई था वही पिछले साल, बोला भैया इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बोले हाँ, बोला मेरा कौन एग्जाम है बोर्ड वाला, इतना पतला एनसीईआरटी का वो बुक रखा, बोला पढ़ा दिए। हम बोले इतना पतला, कोई दिन आएंगे रविवार को पढ़ा देंगे। खोले हम, आज सिविक्स वाला सब चीज लिखे हुए है, वो बार्टर सिस्टम फलाना ढिमका है, छोटा सा पार्ट भले है, पर वो इकोनॉमिक्स नहीं भाई, इकोनॉमिक्स कह के पढ़ा रहा है उसको। हम बोले चरणों में सादर प्रणाम, हमसे भाई नहीं हो। हमको लगा कुछ ग्राफ उराफ होगा जो हम समझा देंगे इजिली, पतला बुक ही था, हम दम तोड़ के चले आए, नहीं हमसे हो पाया। वो इकोनॉमिक्स था ही नहीं, अब सिविक्स था तो एसएसटी वाला कोई टीचर पढ़ा। अब झूठे हम गछ ले भैया नहीं पढ़ा पाए, नहीं पढ़ाया पूरा रिलेशन, ऐसे भी हमको रिलेशन वाला खोज खोज के ब्लॉक किए हुए। फैमिली ग्रुप एक होता है सबके घर में, नहीं होता है एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें परिवार का सब सदस्य रहता है। हम उस पूरे सदस्य वाले ग्रुप में बस एक ही दिन रहते हैं, मेरे बर्थडे के दिन। उसके बाद फिर हम कुछ बोल देंगे ब्लॉक कर देता है, मेरा बोली डायरेक्ट लगता है, चुभता है, ठीक। कोई ऐसे मान लो फोटो डाल दिया, मेरा कोई भाई बहन या कुछ, नॉर्मली वही सब एक्टिव रहता है, हम इसमें लिख दिए मुंह रखता है बैल जैसा, लगा दिया है इसे ब्लॉक। कहे कि उन सब को छोड़ के खाली हम ही एडमिन नहीं है।
बाद बाकी जितना 17 18 है सब अपने आप में एडमिन, कोई भी किसी को ब्लॉक व्लॉक कुछ नहीं करता, हम ही उसमें कुछ होते। समझ में आया? सिंगल हम, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं, हम जान ही रहे, बात हम बोलेंगे सही, तुमको लगेगा खराब, कर दोगे ब्लॉक, ठीक है। वही गुपचुप गुपचुप वाला, लड़की उड़की वाला कुछ हो जैसे होगा, बहन भी तो लड़की है, उसको बोल देंगे, उसको लगता है नहीं भाई ऐसे बोले मेरे पूरी लड़की बिरादरी का, ब्लॉक कर दो भाई, हमको क्या दिक्कत है, हम तो बोलना जारी रखेंगे, हमको जो लगेगा वही ना, ठीक है। और जो चीज हम बोलते हैं, बताओ को गलती, वो लड़की जो कौन सी आग बोले, हाँ वाटर बॉल, वो क्या समझा, क्या कि हिंदी में उसको फिर बोलना ही पड़ा गुपचुप दीजिए, आई लसराने के लिए जो है वाटर बॉल्स बोल दिया, आए हो गया मुंह अपना जैसा, सारा अंग्रेजी निकल गया था, हंसिया वाटर बॉल्स चाहिए मैडम, नालायक थे कहां हम। ओ तो पहला चैप्टर तो खत्म हो गया, ओह गुड्स, हम लोग सफलतापूर्वक आप लोगों के सहयोग से चैप्टर नंबर 1 को ठीक खत्म कर चुके हैं। इसमें कोई ऐसा चीज जो समझ में आया है? नहीं सर। अच्छा, कल वाला होमवर्क बन सकता है क्या? अरे क्या नाम है उधर, अरे तुम लोग हो कनेक्टेड, तुम लोग तो अलग मिस्टर इंडिया मेरे जीवन में हो, ईसा। सत्यम जो है, सत्यम ने क्या नाम है, शिवम, वो साइंस का बच्चा, साइंस का बच्चा मतलब वो 12th पास आउट है इससे, क्या नाम है साइंस से, अब उसको करना है सीएमए, नहीं एक शिवम, ठीक। अब सीएमए में, सीएमए तो कॉमर्स वाला कोर्स है, तो उस कारण उसको फिर कॉमर्स वाला तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए अब तुम लोग तो मजबूरी में पढ़ रहे हो स्टेट, वो अब साइंस वाला हो सकता है, वो अल्फा बीटा गामा वाला होगा, उसको बेहुदा अल्फा बीटा की जगह मार्शल एडम स्मिथ पढ़ा रहे। बताओ कितना सीधे नॉर्थ पोल से साउथ पोल 180 डिग्री स्विच नहीं हो रहा, ठीक है, कहां से कहां, तो क्या कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता। कल एक और लड़का था, क्या नाम था उसका, नहीं जो 3-4 को था, धीरज, बहुत सही है, देख रहे हैं, गुड, ठीक है। बादाम खाओ तुम लोग, रेगुलर खा रहे इधर, ठीक है। वही हमको कल शाम मैसेज करता है, क्या सर पूरा एक कॉमर्स में थ्योरी ही है, हम बोले नहीं अभी है, ठीक है, बोला जब प्रैक्टिकल शुरू होगा तब हम ज्वाइन करेंगे, हम बोले तू समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ा रहे हम, बैल कितना, लगभग 9 तारीख से क्लास चल रहा है, आज कितना 27, 20 दिन में बोल तो छील नहीं रहे, ठीक है, पढ़ ही रहे। अब जिसको कैपिटल और लाइबिलिटी नहीं समझ में आएगा, वो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करेगा। हाँ, हम उस टाइम बनाने के दौरान भले कह दें कि अमाउंट गिवन बाय प्रोपराइटर, इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर कैपिटल, पर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा, लगभग तुम लोग सब फर्स्ट टाइम, जो सेंट पॉल का नहीं होगा, उसके अलावा तो सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, सेंट पॉल में विशेष शक्ति दे दिया जा रहा है आजकल, ठीक। तो अब उसके लिए कैपिटल का तो अलग ही मीनिंग निकल जाएगा, वो तो बोलेगा कैपिटल में राजधानी, ठीक है। उस हमको सबसे पहले वही सवाल पूछा, सर कैपिटल मतलब राजधानी होता है, हम बोले नहीं, वेलकम टू कॉमर्स, ठीक। चलो बालक, होमवर्क उधर देखते हैं। हम क्षमा प्रार्थी हैं कि इस दौर में आप नहीं थे, इसमें तुमको देखना ही पड़ेगा, ठीक। मोबाइल लाया, मोबाइल, ठीक, छुट्टी निकलने लेना, काम है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कहां कहां इफेक्ट गया, हम बोलते हैं, बालक बनाया होमवर्क, सेंट पॉल, ठीक। अमन नाम है थोड़ा, बहुत सही जा रहा, तो इसकी इसी का एगो नाम है जो हमको याद रहा, छोटा नाम है, ठीक है, और दूसरा भी टी शर्ट पे भी हम देखे थे, इसीलिए बात हुई है, ठीक। ये स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10 लाख, तो कहां कहां सर जाएगा, कैपिटल और उधर कैश। सर हम तो बना ही नहीं, लेकिन मूड़ी तो बहुत जोर जोर से हम झुला रहे हैं, ऐसा है, सब बनाया है, कोई ऐसा जो नहीं बनाया, उधर भारद्वाज बनाया, चलो। दूसरा मेरा थोड़ा कलम वाला दिक्कत चल रहा था, लिखने रहे हम, परचेज गुड्स फॉर 1.5 लाख, कहां कहां गया, कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल कुछ नहीं, लाइबिलिटी कुछ नहीं, कैश घटेगा कितना से, 1,50,000, 1.5 लाख से, और गुड्स बढ़ेगा कितना से, 1.5 लाख से। सोल्ड द गुड्स कॉस्टिंग 90,000 फॉर 90,000, वाह, कैश में 90,000 ऐड होगा और गुड्स में 90,000 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां तक सही है सबका, तो सब सही बना रहा है, गुड्स। परचेज फर्नीचर फॉर 50,000,
एसेट्स में कैश घट जाएगा 50,000 से, और फर्नीचर नाम का एसेट्स बढ़ जाएगा कितना से? सबका सही है? पाप लगेगा झूठ बोल देगा तो डायरेक्ट उधर उधर इंग्लिश समझ रही? चलो पांचवा, हाँ मेन तो सर दुखती रग तो इधर ही है, ट्रांसफर। ये क्या नाम है ईसा, तुम भी मिलाते जाना। हम एक नया तरीका चैट पढ़ने के लिए शुरू किए, अब इसी में हम पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर 20,000 फ्रॉम सेविंग बैंक टू करंट अकाउंट। कल बताए थे सेविंग बैंक अकाउंट पर्सनल आदमी का होता है, और बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट होता है? करंट। अब अगर तुम सेविंग से कोई अमाउंट करंट में ट्रांसफर किए हो, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम अपना पैसा बिजनेस में लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पैसा तुम्हारे सेविंग अकाउंट में जमा था, वो पैसा तुम बिजनेस के करंट अकाउंट में अब जमा कर दिए। इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से तुम वो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा? सृष्टि सही है तुम्हारा? हाँ। उधर आशीष, ओ गुड्स। तो इसका मीनिंग सब अच्छा बताओ, इसका असर किधर किधर दिखेगा? कैपिटल में, उधर कैश में, बैंक। ओ माय गॉड, बैंक नाम का एसेट्स खुलेगा। किसका किसका सही था? एकदम ईमानदारी पूर्वक, हम नहीं देख रहे हैं। ओ तुम्हारा गलत। क्या कहा, क्या की गलती? बैंक में? तो किस में डाल दी? कैश में डाल दी। अच्छा तुम्हारा ठीक। और कोई कैश में डाल के खुश था? बहुत सही। और उधर उधर भारद्वाज, कैश में? समझ में आ रहा है? बैंक में क्यों जा रहा है समझ में आ रहा? क्योंकि करंट अकाउंट बैंक अकाउंट ना है, कैश में थोड़े करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट या सेविंग बैंक अकाउंट ये सब बैंक में अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, टूक ए बैंक लोन ऑफ 80,000, ठीक। लाइबिलिटी में कितना? 80,000, और कैश में कितना? 80,000। अच्छा, लाइबिलिटी में हेड बना था, जैसे एसेट्स में हम लोग हेड बनाए कैश, बैंक, फर्नीचर, लाइबिलिटी में भी एक हेड बनेगा बैंक लोन। क्या हम बोल रहे हैं समझ में आ रहा? क्योंकि एसेट्स जैसे बहुत तरीके का हो सकता है, तो लाइबिलिटी भी बहुत तरीके का हो सकता है। उन सारे लाइबिलिटी में से एक लाइबिलिटी है अभी कौन? बैंक लोन। तो जरूरी तो नहीं कि खाली कोई और क्वेश्चन में अगर बैंक लोन भी रहे और उसके अलावा भी एक और लाइबिलिटी रहे, तो कैसे पता चलेगा इसमें से कितना अमाउंट बैंक लोन का है, कितना नॉर्मल का? समझ में आ रहा? इसलिए यहां जो लाइबिलिटी जो हेड बना हुआ है, इसमें एक हेड बनाना पड़ेगा। क्या बोल के? नीचे, जैसे यहां सब हेड बनाए हैं ना एसेट्स का, उसी तरह लाइबिलिटी का एक हेड बनाना पड़ेगा छोटा सा, बैंक लोन। समझ में आ रहा? और उस बैंक लोन में हम लोग लिखेंगे कितना अमाउंट, वही जो भी है। कहां गया भाई? ओ इधर 80,000। नहीं समझ में आ रहा है? नो, एक मिनट हम आ रहे हैं। सही है, यहाँ 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 हेड बनाओ बैंक लोन। यहाँ जैसे एसेट्स का ही सब हेड है, उसी तरह लाइबिलिटी का एक हेड हो जाएगा बैंक लोन। हाँ, यहाँ जैसे एसेट्स का ये सब हेड है, लाइबिलिटी का ये हेड हो जाएगा यहाँ बैंक लोन। नहीं, कौन सा ट्रांसफर 20,000 फ्रॉम? नहीं नहीं, ये कैपिटल में होगा, लाइबिलिटी में नहीं होगा। मतलब हम अपना पैसा निकाल के किस में दिए? बिजनेस में। तो बिजनेस का कैश तो बढ़ा उधर, पर इधर मेरा कैपिटल भी बढ़ गया। समझ में आया? लोन में नहीं होगा, काटो उसको। यहाँ हेड बनाना बैंक लोन, तुम दिखाओ इधर। यहाँ लाइबिलिटी में लिखो बैंक लोन। बैंक बैंक अकाउंट का मतलब जो तुम्हारा पैसा जमा है बैंक में उसको कहते हैं। बैंक लोन का मतलब जो तुम बैंक से कर्ज लिए हो, दोनों दो चीज ना।
हाँ तो बैंक अकाउंट। अच्छा तो ये चीज हम कल बताए थे ना कि नॉर्मली जो प्रैक्टिकल चीज होता है उस केस में हमेशा अमाउंट जो बैंक से लोन का मिलता है वो बैंक में मिलता है। पर 11 12 के लेवल पे तुम जहां भी क्वेश्चन बनाओगे, अगर कोई अच्छा बुक बनाओगे तो उसमें तो बैंक में दिखेगा, पर अदर देन दैट तुमको कैश में ही दिखेगा। समझ में आ रहा? तो अल्टीमेटली इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि तुम चाहे कैश में बढ़ाओ या बैंक में बढ़ाओ, अल्टीमेटली एसेट्स ही बढ़ रहा है। समझ में आया? तो तुम दोनों जगह कहीं भी लिखो आंसर सेम ही आएगा। आखिरी है, परचेज मशीनरी ऑफ ₹50,000। मशीन खरीदा गया कितना का, क्या क्या बनेगा बताओ? कैश घट जाएगा कितना से, 50,000 से, और मशीन नाम का एक एसेट्स आ जाएगा कितना का, 50,000। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? कोई तकलीफ भी है? तो आज के लिए इतना ही। अब कल तो छुट्टी ही है, ठीक है। अच्छा कल टेस्ट नहीं है, ठीक है, रखे थे पर है क्या कि हमको आज जाना है। नहीं आज कौन सा दिन है, शनिवार है। कल सुबह जाना है, मैं जाना हमको 10 बजे है, शादी में, गांव में शादी है। अब लेकिन 10 बजे जाने के लिए 9 बजे कैसे हम टेस्ट लेंगे? अब पूरा परिवार वाला सब चल जाएगा फिर हम बाद में फिर दिक्कत ही। तो कल टेस्ट नहीं है, कल क्लास नहीं।